उस दिन हम देख रहे थे कि बिग ओ नोटेशन जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है तो फंक्शन का जो पहला चंक है उसको भी हमने देखा था, ये दूसरा चंक है और तीसरा चंक है। तो पहले चंक में हमारे पास जो थे वो कांस्टेंट्स थे। इक्वेशन जो लिखी गई है वो टी ऑफ एन इज इक्वल टू, जो फाइंड आउट किए हैं हमने बिग और नोटेशंस। तो जो कांस्टेंट की हमेशा से जो नोटेशन होगी वर्स्ट केस, हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं इसकी, तो ओ ऑफ वन ही होगी। तो हमने जो फॉर लूप देखी थी वो n टाइम्स चल रही है अगर, तो सिंगल फॉर लूप जो होगी उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ n होगी। ये हम डिटेल में देख चुके हैं। और अगर एक नेस्टेड फॉर लूप है जो कि n टाइम्स चल रही है, n-1 टाइम्स या n टाइम्स चल रही है, ये यहाँ पे n-1 टाइम चल रही है और उसको हम n टाइम ही कंसिडर करेंगे। और जो इनर लूप है वो n टाइम्स चल रही है। तो जो n क्रॉस n होगा उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग O ऑफ n स्क्वायर आएगी। तो हम एज ए होल इस प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं तो वो O ऑफ 1 प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n स्क्वायर होगी। तो अगर हम इसकी ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी देखना चाहें तो O ऑफ n स्क्वायर ही इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हमने जो यहाँ पे हमने एक दो रूल पढ़े थे कि ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स को हमने ड्रॉप कर देना है या फिर ड्रॉप कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स को। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जिस तरह यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। ये दो रूल्स हमने याद रखने हैं जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं। तो इन तीनों फ्रेगमेंट्स को हमने देख लिया है कि किस तरीके से हमने कम्प्लेक्सिटी इसकी निकालनी है। अब यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि जिसमें इफ सम कंडीशन फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इसकी कम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो O ऑफ n आ रही है। एल्स जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है, क्योंकि ये नेस्टेड फॉर लूप चल रही है, तो नेस्टेड फॉर लूप जब चलेगी तो O ऑफ n स्क्वायर होगी। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसकी हम कम्प्लेक्सिटी जो निकालेंगे वो T ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि हायर जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। जो रूल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, पिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशन विच इज वर्स्ट केस। तो हमारे पास जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो O ऑफ n स्क्वायर आ रही है। तो जो कॉमन टाइम कम्प्लेक्सिटीज होंगी, हम जब भी आगे चल के जब कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो O ऑफ 1 हमेशा जो होगी वो कांस्टेंट टाइम की कम्प्लेक्सिटी होगी। जो जब भी हमारे पास टाइम कांस्टेंट आएगा उसकी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो O ऑफ 1 ही होगी। जब हम लॉग टाइम निकालना चाहते हैं तो लॉग टाइम की हमेशा जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ लॉग n होगी। लीनियर टाइम जो होगा वो O ऑफ n होगा, जिसको हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और O n लॉग लीनियर टाइम जो होगा वो हमेशा से O n लॉग n होगा। और जो क्वाड्रेटिक टाइम भी हम कम्प्लेक्सिटी इसकी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, O ऑफ n स्क्वायर होगा।
तो O ऑफ n क्यूब जो होगा वो क्यूबिक टाइम होगा, और O ऑफ 2 रेज n जो होगा वो एक्सपोनेंशियल टाइम होगा। उस दिन भी मैंने बात की थी कि जो एक्सपोनेंशियल टाइम की कम्प्लेक्सिटी होती है, अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल टाइम की, तो वो एक्सपोनेंशियल टाइम जो होगा वो क्यूबिक टाइम या क्वाड्रेटिक टाइम, इससे इसकी कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि O of 2 raise n is greater than O of n cube. Even O of 2 raise n is greater than O of n की पावर 10 अगर हम करना चाहते हैं, उससे भी ये एक्सपोनेंशियल टाइम जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। जब हम सिम्प्टोटिक जो एनालिसिस होता है उसको एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास वर्स्ट केस आता है, बेस्ट केस आता है और एवरेज केस आता है। तो हम इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, सर्चिंग ए की इन ए सेट A1, A2, A3, AN। ये लीनियर सर्चिंग इन एरे है। अगर हम लीनियर सर्च यहाँ पे कर रहे हैं, तो लेट A बी एन एरे। अगर A जो है हमारे पास एक एरे है जिसमें आप ये समझ लें कि n इज इक्वल टू 16 है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 16 आ रहे हैं। तो int search int k for int I is equal to 0 to n if a of 1, यानी कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं, तो रिटर्न -1 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 5 को सर्च करना चाहते हैं, तो 5 कहाँ पे आ रहा है? ये पहला एलिमेंट है। यानी कि आपने लीनियर सर्च, जब आप सर्चिंग करनी है, लीनियर सर्च का मतलब ये होता है कि आपने 1 बाय 1 हर आइटम को क्या करना है, देखना है जाके कि ये हमारा रेलेवेंट आइटम है या नहीं है। अगर है तो पहले ही अटेम्प्ट पे हमें 5 अगर मिल जाता है, तो दिस मीन कि ये हमारा बेस्ट केस है। अगर हम 4 को सर्च करना चाहते हैं, तो 4 को सर्च करेंगे जब, तो हमें जो सोल्यूशन जो मिला है n/2 पे मिल गया है, यानी कि हाफ ऑफ द n एलिमेंट्स जो हैं उससे पहले ही हमें ये सोल्यूशन मिल गया है। तो ये हमारा एवरेज केस हो जाएगा। अगर हम 25 को सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या 25 सर्च करना चाहते हैं, तो n इज इक्वल टू 16, ये हमारा वर्स्ट केस होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पहला आइटम है हमारा उससे स्टार्ट हुए हैं, लीनियरली हमने सर्च करते करते, यानी कि सिक्वेंशियल सर्च किया है हमने, तो करते करते 16 अटेम्प्ट के बाद हमें क्या मिला है, 25 मिला है। तो इसको हम कहेंगे ये जो केस है ये वर्स्ट केस है। लेकिन अगर इस तरह हो कि यही एलिमेंट्स एरे के लिखे गए हों, डिक्लेयर किए गए हों, मैं अगर इसको 100 को ढूंढना चाहता हूं इसमें से, तो यहां पे वो क्या करेगा, ये एल्गोरिदम 1 बाय 1 सर्च करते करते 25 तक आएगा। 16 अटेम्प्ट के बाद उसे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, दिस मीन नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड भी करने के लिए उसको 16 अटेम्प्ट तो करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये होगा ये भी वर्स्ट केस होगा हमारा। तो ये कम्प्लेक्सिटी भी हम क्या करेंगे, वर्स्ट केस में ही डालेंगे। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n ही होगी। अगर कोई सर्चिंग के दौरान हमें कोई आइटम मिलता नहीं है, तो इसका मतलब है वो वर्स्ट केस में ही जाएगा। सर एक्सक्यूज मी, जी जी।
सर इसके अकॉर्डिंगली तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब प्रॉब्लम की कंडीशन देख के हम उसके ऊपर अगर एल्गो अप्लाई करें तो वो सारे ही हमारे बेस्ट केस में आएंगे। किस तरह? जैसे सर देखें ना कि अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर हमने 5, फॉर एग्जांपल हमारी प्रॉब्लम थी, हमने एरे में से 5 सर्च करना था, तो हम्म। हमारे पास यहाँ पर जो एल्गोरिदम है, लीनियर सर्च एल्गोरिदम, ये हमारे लिए बेस्ट केस साबित हो रहा है, क्योंकि लीनियर के अंदर लाइन बाय लाइन चलते हैं। जी सर आवाज आ रही है आपको जी जी, मेरी? आ रही है। ठीक हो गया सर। अब जी देखें कि जब यही बात अगर हम 4 के लिए सर्च करते हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पे वो हमें क्या बोल रहा है कि ये एवरेज केस है। जी लेकिन अगर हम यहीं पर सिलेक्शन सॉर्ट लगाते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट केस बनेगी, क्योंकि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके उसको सर्च करते हैं। तो अगर लेकिन हम प्रॉब्लम को देखते हुए उसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो वो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो लीनियर सर्च की ही ले रहे हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर कोई ठीक है और सर। सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप अप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है ये केस डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर सर्च की बात कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च की आगे चल के हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और उसका प्रोग्राम भी देखेंगे कि वो किस तरीके से रन होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं एवरेज केस की, बेस्ट केस की, या फिर वर्स्ट केस की, वो इस तरीके से निकलेगी। तो हमें कोई आइटम अगर मिलता नहीं है तो दिस मीन कि ये वर्स्ट केस ही होगा। अब कंक्लूड अगर हम करना चाहते हैं तो जो बेस्ट केस होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस, यानी कि 1 कंपैरिजन, और जो वर्स्ट केस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंपैरिजन होंगे वो n कंपैरिजन होंगे, और जो एवरेज केस होगा वो n/2 कंपैरिजन होंगे। सो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड एवरेज केस। कभी कभी जो एवरेज केस होता है वो डिफिकल्ट होता है उसको फाइंड आउट करना। तो हाउ टू एनालाइज ए स्पेस कम्प्लेक्सिटी? Memory limits provide information about the expected space complexity. You can estimate the number of variables that you can declare in your program. In short, if you have constant numbers of variables, you also have constant space complexity. In big O notation, this is O of 1. If you need to declare an array with n elements, you have linear space complexity, that is O of n. ये आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी हम निकाल सकते हैं। बहरहाल जो हमारा बिग कंसर्न है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ है। हम जब भी किसी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो वो ज्यादातर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी ही निकालेंगे।
अच्छा, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स के बारे में आज देखेंगे कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह निकाली जाती है। Brute force is a straightforward approach to solve a problem based on the problem statement and definitions of the concepts involved. It is considered as one of the easiest approach to apply and is useful for solving small size instances of a problem. Brute force algorithms refers to a programming style that does not include any shortcuts to improve performance, but instead relies on sheer computing power to try all possibilities until the solution to a problem is found. अब जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स हैं उनमें हमने डेफिनेशन से ये जाना है कि इन एल्गोरिथम्स में कभी भी हम शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते। जिस तरह हमने पीछे भी एक एग्जांपल देखी है कि लीनियर सर्च एक एल्गोरिथम था जिसमें हमने बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस को देखा है कि हम कभी भी यानी कि उस जो हमारी एरे है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आगे नहीं जा सकते, यानी कि वन बाय वन जो आइटम्स होंगे उनको देखते जाएंगे और करते करते हम अपने सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो यहाँ से ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स की से ये समझ आती है कि हमने that does not include any shortcuts to improve the performance, but instead relies on sheer computing power to try all possibilities until the solution to a problem is found. जब तक हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाउंड नहीं हो जाता तो हमने जो है वो उस एल्गोरिथम में यानी कि स्टेप बाय स्टेप जाके हर प्रॉब्लम अपना जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन को सर्च करना है। A classic example is the traveling salesman problem. ये एक प्रॉब्लम है कंप्यूटर साइंस के अंदर कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। Suppose a salesman needs to visit 10 cities across the country. अगर एक सेल्समैन है जो कि अक्रॉस द कंट्री वो 10 सिटीज को जो है वो ट्रेवल करता है, how does one determine the order in which cities should be visited such that the total distance traveled in is minimized? The brute force solution is simply to calculate the total distance for every possible route and then select the shortest one. तो ट्रेवलिंग सेल्समैन जो प्रॉब्लम है उसमें यही है कि अगर आप एक सेलमैन है जो कि एक सिटी से दूसरे सिटी को ट्रेवल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए उसने हर एक जो पॉसिबल रूट्स हैं उनको क्या करना है, विजिट करना है और आखिर में जाके उसने फिर फाइंड आउट करना है कि कौन सा रूट जो है वो मेरे लिए बेस्ट रूट है यानी कि शॉर्टेस्ट रूट। तो ये एग्जांपल जो है वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के ही अंडर आती है अगर हम इसको कंप्यूटर साइंस के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेलमैन है जो यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है, यानी कि ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। तो यहाँ से उसके पास पॉसिबल रूट्स हैं काफी सारे, इन नोड्स से होते हुए यहाँ तक पहुंच सकता है, ये यहाँ से होके यहाँ तक भी पहुंच सकता है और मतलब काफी सारे पॉसिबल उसके लिए रूट्स हैं। तो पहले वो क्या करेगा, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी जितने पॉसिबल रूट्स बन रहे हैं, पॉसिबल काफी सारे रूट्स बन रहे हैं, तो उन रूट्स को फॉलो करते हुए वो यहाँ तक पहुंचेगा और आखिर में वो
इस चीज का अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा रूट जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है। अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम की हम एग्जांपल लेते हैं थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगर एक सम है, अगर किसी नंबर का हम सम मालूम करना चाहते हैं इंट n, फॉर एग्जांपल 4 का हम अगर सम मालूम करना चाहते हैं तो इंट सम इज इक्वल टू 0 फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस और इक्वल टू n, i प्लस प्लस की लूप जो है वो 4 टाइम्स चलेगी। यानी कि जितना टाइम n टाइम्स चलेगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने जो इंटीजर हम देंगे उतनी दफा वो चलेगी। तो सम प्लस इज इक्वल टू आई रिटर्न सम। तो ये प्रोग्राम करेगा क्या कि ये सम रिटर्न कर देगा। तो सम रिटर्न जब करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 1 बाय 1 हमने अपने जो फाइनल सम है उस तक पहुंचने के लिए हमने 4 से स्टार्ट किया, 3 को फिर अप्रोच किया, फिर 2 को अप्रोच किया और फिर 1 को अप्रोच किया और सबका सम जो है उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ही अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस एग्जांपल को देखना चाहते हैं तो ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने जो अप्रोच करना है वो थ्रू स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर किसी स्टेप को हमने मिस नहीं किया, बल्कि हमने स्टेप बाय स्टेप जाके अपने सम को फाइंड आउट किया है। तो अगर हम रियल टाइम एग्जांपल्स देखना चाहें कंप्यूटर साइंस में, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स की। इसमें सीक्वेंशियल सर्च आता है, सिलेक्शन सॉर्ट आता है और बबल सॉर्ट आता है। इसको 1 बाय 1 हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड करेंगे और किस मेथड के तहत ये सारी सर्चिंग या सिलेक्शन हम करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं एक चीज याद करवाना चाहता हूं कि आपने मुझे कल की क्लास तक मुझे नाम दे देने अपने जो ग्रुप्स बनाएंगे आप, 2-2 बंदों के ग्रुप होंगे, तो वो ग्रुप काइंडली मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट करना है तो वो उसी बेस पे ही करना है। और जो असाइनमेंट्स हमारी होंगी, असाइनमेंट्स हमेशा हम ग्रुप वाइज नहीं करेंगे, बल्कि वो सिंगल यानी कि आप करेंगे, एक एक बंदा अपनी असाइनमेंट खुद जमा करवाएगा। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा 10 नंबर का, उसको हम इंशाल्लाह कल तक ग्रुप मुझे चाहिए, आप डिस्कशन कर लें कि कौन बंदा किसके साथ आना चाहता है, तो इसको हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर 3 का ग्रुप हो सकता है या सिर्फ 2 का ही है? 41 की क्लास है तो 2 का ग्रुप मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, 3 बंदे ना आए वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर। जी अच्छा, सीक्वेंशियल सर्च या फिर इसको लीनियर सर्च भी हम कह सकते हैं। ये होती क्या है? As a real world example, pick up the nearest phone book and open it to the first page of the names. We are looking to find the first Smith. Looks at the first name. It is Smith? Probably not. It's probably a name that begins with A. Now look at the next name. Is it Smith? Probably not. Keep looking at the next name until you find Smith. तो यहाँ पे ये जो डिक्शनरी की जो एग्जांपल हमने फोन बुक की एग्जांपल ली है, फोन बुक अगर आप देखें तो वो यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम लिखे होते हैं। तो अगर उसमें हम स्मिथ को ढूंढना चाहते हैं
तो हम पहली अटेम्प्ट पे स्मिथ को नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि ये नाम एस से शुरू हो रहा है, तो प्रोबेबली जो पहला नाम होगा वो ए से शुरू होगा। तो नेक्स्ट जब जब नाम हम देखेंगे वो भी प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि वो स्मिथ जो है वो ए से शुरू नहीं हो रहा। तो हम करते करते वन बाय वन कीप लुकिंग एट द नेक्स्ट नेम अंटिल यू फाइंड स्मिथ। यानी कि आप नेक्स्ट नेम जो होंगे उनको देखते जाएंगे और स्मिथ को फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो यहाँ पे जो सिक्वेंशियल सर्च है उसकी हमें समझ ये आ रही है, जो लीनियर सर्च है, कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, बल्कि उसके लिए हमने प्रॉपर वन बाय वन जाके उस प्रॉब्लम तक पहुंचना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना है। द अबव इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्च। You started at the beginning of a sequence and went through each item one by one. In the मोहम्मद शकील कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा, the above is an example of a sequential search. You started at the beginning of a sequence and went through each item one by one in the order they existed in the list until you found the item you were looking for. Of course, this probably is not how you normally look up at the name in the phone book. Now, we will look at this as related to computer science instead of a phone book. हम अगर हमने जो एग्जांपल देखी है, फोन बुक की एग्जांपल देखी है, हम उस एग्जांपल को अब सिर्फ समझने के लिए हमने देख ली थी, लेकिन हम अब अपनी कंप्यूटर साइंस की एक एग्जांपल की तरफ आते हैं कि किस तरीके से हम ये सर्चिंग सिक्वेंशियल सर्च कर सकते हैं। We have an array. Although the array can hold data elements of any type, for the simplicity of an example, we will just use an array of integers like like the following. हम sequential search में यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिए वो हमने इंटीजर्स लिए हैं, जो कि 10, 7, 1, 3, -4, 2 और 20 आ रहे हैं। इसके अगेंस्ट हम कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग्स भी अगर लेना चाहते हैं तो स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, या फिर फ्लोटिंग नंबर भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे एग्जांपल को समझने के लिए, सिर्फ हमने इंटीजर्स का इंतखाब किया है। तो सिक्वेंशियल सर्च में लेट्स सर्च फॉर द नंबर 3। हमने अगर नंबर 3 को फाइंड आउट करना है, we start at the beginning and check the first element in the array. Is it 3? No, not it is the next element. अगर हमने इस एरे में 3 को तलाश करना है तो क्या हमें 3 यहाँ पे पहला जो अटेम्प्ट है उस पे मिलेगा? नहीं, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करेंगे। तो जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम पड़ा हुआ है वो 7 है। तो अगर ये 7 है तो फिर भी हमारी जो सर्च है, हम तो 3 को सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम नेक्स्ट आइटम जो है वो 1 पे आएंगे। तो 1 भी हमें नहीं मिल 1 इस लोकेशन पे भी हमें नहीं मिला है आइटम। तो यहाँ पे आके 3 पे वी फाउंड इट। एंड नाउ you understand the idea of a linear searching. We go through each element in order until we find the correct value. तो लीनियर सर्च में क्या होगा कि हमने जो आइटम सर्च करना है उसको हमने 1 by 1 जो है हर एलिमेंट पे जाके, हर अटेम्प्ट पे जाके हमने देखना है
कि क्या हमारा यही आइटम है, अगर नहीं है तो फिर हमने नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव कर जाना है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है लीनियर सीक्वेंशियल सर्च की। अगर हम 33 को फाउंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन आइटम्स को देखेंगे। जब तक हमें 33 नहीं मिल जाता, हम जो है वो इस आइटम तक पहुंचने के लिए हमने सीक्वेंशियली इस एरे को हम सर्च करना है और जाके आइटम तक पहुंच जाना है। तो यहाँ पे अगर देखें हम इन दोनों एग्जांपल्स को, तो जो हमारी सर्चिंग है वो लीनियर हो रही है। तो लीनियर हो रही है तो इसके अंदर जो आइटम्स पड़े हुए हैं वो टोटल नंबर ऑफ n आइटम्स पड़े हुए हैं। तो हमारी जो वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, O ऑफ n होगी, क्योंकि n नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास टोटल पड़े हुए हैं। और जब n नंबर ऑफ आइटम्स पड़े हुए हैं तो जब टाइम कंप्लेक्सिटी हम मालूम करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो सर्चिंग जो है वो लीनियर है, किसी भी आइटम को वो मिस नहीं कर रहा, हमारा एल्गोरिथम उसको लाजमी जाके देख रहा है, तो जो कंप्लेक्सिटी आएगी वो हमारी O ऑफ n ही आएगी। अभी टाइम